हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है वो किस काम में हम यूज़ लेते हैं और वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है। अब आप एक चीज़ को इमेजिन करो कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को अपने आई के पास लेके आ रहे हो तो पास लाने से उसकी जो इमेज आपके रेटिना पे बन रही है और आपको उसका जो साइज दिख रहा है वो बड़ा होता जा रहा है पास लाने से। पर एक प्रॉब्लम है कि एक लिमिटेशन है ह्यूमन आई की कि हम 25 सेंटीमीटर से पास वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। तो अगर आप उसको पास लाते लाते 25 सेंटीमीटर से भी पास ले आए तो वो आपको क्लियर दिखेगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो अब यूज आएगा आपका माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो उन ऑब्जेक्ट्स का विजुअल एंगल बढ़ा देता है जो ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी नियर पॉइंट पे रखे हुए हैं, उनका विजुअल एंगल माइक्रोस्कोप बढ़ा देता है। तो ये जो होता है माइक्रोस्कोप का काम होता है टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ दोज objects which are already placed at the near point of the eye। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ, पर उससे पहले इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या है, मैग्नीफाइंग पावर इज अ रेशियो, है ना। एक रेशियो होता है विजुअल एंगल्स का कि मान लो आपने माइक्रोस्कोप से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो आपकी आई जो है वो एडिड आई कहलाएगी। एडिड आई क्यों? क्योंकि आप उसको एड लिए हो, एड यानी सपोर्ट। तो आप उसको सपोर्ट लिए हो ना माइक्रोस्कोप का उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो इसलिए वो आपकी एडिड आई कहलाएगी। समझ गए आप। और जो अनएडिड आई होती है कि डायरेक्टली आप देख रहे हो, वो जो है अनएडिड आई है। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो विजुअल एंगल्स का रेशियो होता है टू एन ऑफ एन अनएडिड आई, एडिड आई टू अनएडिड आई। यानी अगर आप माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहे हो तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होगी कि जब आप माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और तब जो एंगल बन रहा है वो बीटा हो गया, और जब आप बिना माइक्रोस्कोप के आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तब जो एंगल बन रहा है वो अल्फा हो गया। तो ये जो बीटा बाय अल्फा है ये मैग्नीफाइंग पावर होगी। और बेटा मैग्नीफाइंग पावर से हम समझते हैं जूम, कैमरे के लेंस पे जूम लिखा होता है 50x 20x ऐसा, तो वो मैग्नीफाइंग पावर ही लिखी है एक्चुअली। ठीक है ना। तो अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हालांकि मेरा वीडियो इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप हर वीडियो में मैं ज़ीरो से बताऊंगा जानकारी। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और इससे एक रे आ रही है यहाँ पर ये लेंस में, और ये रे जो ये एंगल बना रही है लेंस पे अल्फा, ये होता है आपका विजुअल एंगल जब आप डायरेक्टली देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट कितनी दूर है आई लेंस से? डी विच इज 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट। ठीक है, तो tan अल्फा किसके बराबर हो गया? ऑलमोस्ट छोटे एंगल्स के लिए अल्फा विच इज इक्वल टू HO बाई डी। दिस इज HO, दिस इज D। ठीक है। और अगर मैं अब माइक्रोस्कोप की बात करूं, अब आप सोचो कि आप जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी नियर पॉइंट पे आ चुका है तो आप इसको और पास में लाओगे तो आपको दिखेगा तो है नहीं। तो अब आप यूज करोगे, अगर आप चाहते हो कि इसकी हाइट और बड़ी हो ऑब्जेक्ट की, तो इस पर्पस के लिए कि आप ऑब्जेक्ट की हाइट और बड़ा करना चाहते हो तो आप यूज करोगे यहाँ पर माइक्रोस्कोप। तो बेटा माइक्रोस्कोप की बात करता हूँ। अब माइक्रोस्कोप का एक लेंस है ये जिसको आईपीस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? आईपीस। ठीक है, आईपीस भी बोलते हैं इसको। तो जो ये होता है आईपीस में, अब मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ तो इससे होगा क्या कि आपको स्कूल में ये डायग्राम जो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा वो इजी हो जाएगा कि कैसे बनाना है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लो,
ठीक है, ये बना लिया अपन। इससे एक रे आप लेके जाओ पोल से, ठीक है, एक रे इससे लेके जाओ पोल से, लेंस के पोल से एक रे लेके जाओ। ठीक है बच्चों, ये ले गए अपन। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड भी कर दिया। अब एक रे लेके जाते हैं अपन पैराक्सियल, ठीक है, और फिर इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि ये यहां मिले पीछे। दिख रहा है आपको? ये देखो, ये रेज कैसे जा रही है, ये ऐसे गई और रिफ्रैक्शन के बाद ये इस पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर हो रही है। तो ये होगी इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गई इमेज। ठीक है, और आपको दिख क्या रहा है? अगर ह्यूमन आई ये है तो आई को दिख क्या रहा है? दिखेगा तो इमेज ना, देख रहा है वो ऑब्जेक्ट को, पर दिखेगा इमेज। तो वो कब तक इमेज को क्लियरली देख पाएगा? जब तक जो इमेज है वो उसके नियर पॉइंट पे ना आ जाए। नियर पॉइंट यानी डी यानी 25 सेंटीमीटर्स। सही है ना बेटा? तो ये हाईएस्ट हाइट होगी इमेज की जो वो देख पाएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इससे भी पास में आएगा, मान लो ऑब्जेक्ट और आगे जा रहा है, तो इससे पास आएगा तो इमेज की हाइट बढ़ती तो जाएगी, पर प्रॉब्लम होगी। एक प्रॉब्लम ये होगी, अच्छा सोचो एक और बात की, फोकस जो होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा, एफ यानी फोकस ऑफ आई पीस। अब प्रॉब्लम ये होगी यहाँ पर कि अगर आप और ऑब्जेक्ट को पास लाते हो तो इमेज और आगे आएगी। अब इमेज अगर डी से भी कम डिस्टेंस पे आ गई तो दिखेगी नहीं क्लियर, है ना? नियर पॉइंट से कम डिस्टेंस पे रखी हुई इमेज आपको क्लियर नहीं दिखेगी। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल होता है बीटा। क्लियर है? ये एंगल हो गया बीटा। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है बीटा बाय अल्फा। अब बताओ tan बीटा किसके बराबर? tan बीटा इज इक्वल टू HI बाय D। दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन? और याद करो, अभी मैंने पिछले पेज पे आपको बताया था कि tan अल्फा किसके बराबर? HO बाय D, है ना? तो गामा होता है छोटे एंगल्स के लिए बीटा बाय अल्फा। बीटा कौन सा एंगल है? बीटा विजुअल एंगल है ऑफ एडेड आई, और अल्फा कौन सा एंगल है? विजुअल एंगल ऑफ अनएडेड आई। तो बीटा बाय अल्फा आप जब करोगे तो ये आ जाएगा HI बाय HO। तो इससे एक बड़ा अच्छा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का M यानी मैग्निफिकेशन और गामा यानी मैग्नीफाइंग पावर इक्वल होते हैं। मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन इक्वल होते हैं। ठीक है ना? न्यूमेरिकली दे आर इक्वल। तो अगर आपको इसका वो निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्निफिकेशन निकाल दो। तो 1 बाय FE, देखो बार बार FE मतलब क्या है? आई पीस की फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय V माइनस 1 बाय U। अब पूरी इक्वेशन को V से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो V बाय FE इज इक्वल टू 1 माइनस V बाय U। V बाय U इज इक्वल टू 1 माइनस V बाय FE।
एंड V बाई यू M होता है मैग्निफिकेशन, और ये हो गया 1 माइनस V बाय FE। और V कितना है, फाइनल जो इमेज बन रही है वो बन रही है -d साइन कन्वेंशन की वजह से ले रहा हूँ। तो ME कितना हो गया, ME हो गया 1 प्लस D बाय FE, ठीक है। और इसीलिए गामा मैग्नीफाइंग पावर हो गई 1 प्लस D बाय FE, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया माइक्रोस्कोप जब फाइनल इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे बन रही है। और इन दिस केस मैंने पहले भी बताया था, इन दिस केस, इस केस में द आई हैज मैक्सिमम स्ट्रेन, जो आंखों में स्ट्रेन होता है, दर्द होता है, वो सबसे मैक्सिमम होता है जब जो इमेज हम देख रहे हैं वो नियर पॉइंट पे होती है। तो ये इनडायरेक्टली ऐसे भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन दैट कंडीशन ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच द आई हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेन। तो आप समझ जाना कि जो फाइनल इमेज है वो डी डिस्टेंस पे है, नियर पॉइंट पे है, समझ गए। अगला जो होता है इसमें ये होता है कि अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको, नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज अलग से इसको लिखता हूं मैं, फाइनल इमेज is formed at infinity। और दूसरी बात कि I has least strain, जो आंखों में स्ट्रेन होता है वो सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। तो अब इसका अपन फिगर बनाते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर क्या है कि मान लो ये लेंस है, आई पीस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया अपन ने, ये ऑब्जेक्ट है, और एक रे आप ऑब्जेक्ट से लेके जाओ पोल पे, ठीक है, और दूसरी रे वही आप लेके जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, और फाइनल इमेज को बना दो इन्फिनिटी पे। आप देख सकते हो कि ये रेज पैरेलल हो गई रिफ्रैक्शन के बाद, और फाइनल इमेज कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इस केस में ये हो गया HO और ये एंगल हो गया बीटा, ठीक है बेटा। तो सोचो कि ये जो दूरी कितनी होगी, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है तो ये फोकस होगा आई पीस का, ये फोकस है। तो tan बीटा किसके बराबर, tan बीटा बराबर HO बाय FE, और अपन जानते हैं कि tan अल्फा किसके बराबर था,
वो था HO/D। ठीक है, तो गामा मैग्नीफाइंग पावर β/α कितना हो गया? वो हो गया आपका β/α D/Fe। इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, ये था माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेके आता हूँ। ठीक है, बाय बाय।